Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is उमेश प्रजापति फ्रॉम द मैथमेटिकल थिंग। आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रह गए थे, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सेट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। उसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है रियल लाइफ में वो जानेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए लास्ट के जो क्वेश्चन बच गए थे उसे हम देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इसमें कह रहा है कि यू एक सेट है, प्लेन में हर एक तरह का जो पॉसिबल ट्रायंगल है उसका सेट है। यानी कि यू यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है ना। यू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। और ए क्या है? ये है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल with at least one angle डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी कि कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। यानी कि सेट ए में कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं होगा जिसमें तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, है ना। एटलीस्ट एक एंगल तो ऐसा होगा ही जो 60 डिग्री से अलग हो। तो ऐसे केस में ए का जब हम कंप्लीमेंट लेंगे, यानी कि u माइनस ए करेंगे। u हमारा क्या है? ट्रायंगल, हर एक तरह का जो ट्रायंगल है उसका सेट है ना। प्लेन में जो भी पॉसिबल ट्रायंगल है उसमें ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, सारे पॉसिबल ट्रायंगल आ जाएंगे। अब उस सेट में से हम सेट ए को माइनस कर रहे हैं। और सेट ए क्या है? सेट ए ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। यानी कि इसमें ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं होगा जिसमें कि सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो जब हम ए को हटा देंगे, ए को हटा देंगे तो क्या बचेगा? इसमें बचेगा ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। यानी कि सिर्फ वो ट्रायंगल बचेंगे जिसमें तीनों का तीनों एंगल 60 डिग्री का हो, है ना। सेट ऑफ ट्रायंगल विथ ऑल एंगल 60 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में तो फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश, यानी कि ए एक सेट है और उसका कंप्लीमेंट, दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा। तो ये तो प्रॉपर्टी है, एक सेट ले लें और उसी का कंप्लीमेंट के साथ यूनियन ले लेंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, है ना। वेन डायग्राम से इसे समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए एक सेट है। ठीक है, सॉरी इसको लेते हैं यार, इसके बाहर वाला क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट। तो ए सेट और उसके कंप्लीमेंट को जब मिला देंगे तो पूरा यूनियन, और उसका जब यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा यू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि फाई का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होता है। वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सेट है,
ये यूनिवर्सल सेट है। फाई यानी कि इम्पटी सेट है ना, फाई का जब कम्प्लीमेंट लेते हैं है ना, फाई का जब कम्प्लीमेंट लेते हैं तो यू माइनस फाई, यही होगा ना इसका मतलब। अब फाई एक इम्पटी सेट है और यू यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से आप इम्पटी सेट को हटा रहे हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के उसमें से आप फाई के एलिमेंट हटा रहे हैं, जबकि फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बचेगा। यानी कि इम्पटी सेट का जो कम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो देखा जाए तो ये बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। अब ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए है, तो ए और यूनिवर्सल सेट का जो इंटरसेक्शन होगा तो उसके अंदर वाला आएगा ना, जो कॉमन होता है वो आता है, तो ए तो उसकी के अंदर है, कॉमन है, तो यहाँ इंटरसेक्शन में ए आएगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पे, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ये तो फाई होता है, इसी से समझ लेते हैं, ये ए है, ये ए कम्प्लीमेंट है ना, ए एक सेट है, यू का सबसेट है, और ए का कम्प्लीमेंट, ए के एलिमेंट्स को छोड़ करके यू के जो बाकी एलिमेंट बचते हैं उसको ए का कम्प्लीमेंट कहेंगे। अब ये दोनों ही सेट डिसजॉइंट है, ये कम्प्लीटली अलग हो जाता है, ए के छोड़ करके यू के बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका सेट को बोलते हैं ए कम्प्लीमेंट। तो ये ए और ए डैश डिसजॉइंट होते हैं, अलग अलग, कॉमन नहीं होता है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली इम्पिटी आएगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें, तो यहाँ पे फाइव, तीसरा नंबर हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा में यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन ए है, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट फाइव होता है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसका जब आप कम्प्लीमेंट लेंगे तो बेसिकली यू में आप यू को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट हट जाएगा, है ना, यू में से यू के सारे एलिमेंट को आप निकाल रहे हैं तो फाइव बचेगा, यानी कि फाइव इंटरसेक्शन ए। अब फाइव हमारा इम्पिटी सेट है और ए क्या है, कोई भी सेट है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, इम्पिटी सेट और एक किसी सेट में कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये फाइव होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट के बीच यूनियन और इंटरसेक्शन पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए और बी दो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट का मतलब इसके जो एलिमेंट हैं वो फाइनाइट हैं, ठीक है, यानी कि हम बता पाते हैं कि एलिमेंट कितने हैं, ऐसा नहीं कि अनगिनत संख्या में है, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये इनफाइनाइट होते हैं, इनकी जो एलिमेंट की संख्या है वो असीमित है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि ए और बी में जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स को हम डिनोट करते हैं एन ए से और एन बी से। एन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसी तरीके से एन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। पहला नंबर आता है इसमें, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव, यानी कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो इम्पिटी है, यानी कि दोनों सेट डिसजॉइंट है, सेपरेट है, जैसा कि इस वेन डायग्राम में दिखा रखा है मैंने, है ना, ए और बी कम्प्लीटली सेपरेट हैं, उनके बीच कॉमन कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन फाइव का मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इम्पिटी सेट अगर है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होंगे ना, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइव है, इम्पिटी है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। देन ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, देखिए ये हमारा ए है, ये बी है, ए में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए है, बी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन बी है। अब एन ए सॉरी ए यूनियन बी में
नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे। यूनियन क्या होता है, दोनों को मिला देते हैं, तो ए में जो है और बी में जो है उनका सम होगा। इंटरसेक्शन कुछ है नहीं, वो 5 था, तो ये फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। कब होगा, जब ये वाला केस होल्ड करेगा, जब ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा। ए इंटरसेक्शन बी जब 5 होगा, यानी कि जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट होंगे तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। एलिमेंट इन ए यूनियन बी आर आइदर इन ए और इन बी, यानी कि जो एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में वो या तो सिर्फ ए में ही होंगे या फिर सिर्फ बी में ही होंगे, दोनों में कॉमन नहीं होंगे। वो दिख भी रहा है डायग्राम में कि कॉमन में कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, ये 5 होगा, नॉट इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है समझते हैं। ये हमारा ए है, पूरा का पूरा सेट, ये ए, और ये है हमारा बी। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है ए में और नंबर ऑफ़ एलिमेंट है बी में, हम निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम बेसिकली इन दोनों को मिला देते हैं, तो जब मिलाने के बाद हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं तो हम एक बार तो एन ए को जोड़ रहे हैं, एक बार एन ए ले लिया ये पूरा, एक बार एन बी ले लिया, ठीक है। तो जब एन ए ले रहे हैं तो उस समय ये बीच में जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये एक बार तो ये ऐड हो गया एन ए के साथ। दूसरा बार जब हम एन बी जोड़े तो फिर से ये वाला पार्ट आ गया, क्योंकि ये बी में भी है ना, ये बी में भी है और ए में भी है, तो दोनों के साथ ये बारी बारी से आकर जुट गया उसमें। तो जब हम यूनियन में नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकाल रहे थे तो एक बार एन ए को जोड़े तो ये वाला जुट गया इंटरसेक्शन वाला, बी को जब जोड़े एन बी तो फिर से ये जुट गया, यानी कि 2 बार आ गया। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक बार उसे हटाते हैं। यहाँ पे देखिए निकाला गया है एन ए इंटरसेक्शन में, एन ए जोड़ा, एन बी जोड़ा, और ये वाला जो पोर्शन था कॉमन वाला था, ये कॉमन वाला ये 2 बार जुट गया था, इसीलिए एक बार माइनस किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला बना। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, और ए और बी को जोड़ने के क्रम में ये क्योंकि 2 बार जुट गया इसीलिए एक बार हटा दिया जाता है। नोट्स, द सेट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए ऑल आर डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज ए यूनियन बी। देखिए ये ए है पूरा वाला, ये ए और ये बी है पूरा, तो ये जो पोर्शन बचेगा इसको छोड़ करके, कॉमन वाले को छोड़ करके, ये कहलाएगा ए माइनस बी। ए में बी का जो कॉमन चीज़ है उसको हटाने के बाद ए में जो बचता है वही कहलाता है ए माइनस बी। उसी तरीके से बी में ए का जो कॉमन चीज़ है उसको हटाने के बाद जो बी में बचता है वो कहलाता है बी माइनस ए, और ये वाला तो कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख पाएंगे कि ये वाला सेट, ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये सेट, ये तीनों डिसजॉइंट है, इनमें कॉमन कुछ नहीं है। ये जो कॉमन है वो ए में है और बी में है, बट ए माइनस बी एक अलग सेट बन जाता है सेपरेटेड, और ये अलग बन जाता है इंटरसेक्शन वाला, और बी माइनस ए अलग हो जाता है। तो ये तीनों को हम मिला देंगे, यूनियन ले लेंगे, तो पूरा ए यूनियन बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी जब हम निकाल रहे हैं, ये वाला ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन किया गया है। अब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट, अगर एलिमेंट के सेंस में बोलें तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होंगे, जो इसके होंगे
प्लस जो इंटरसेक्शन का होगा इसका प्लस इसका, तीनों को जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस बी, इसको एज इट इज लिखा गया है, ए इंटरसेक्शन बी इसका भी एज इट इज लिखा गया है, ये भी वैसे ही लिखा गया है। यहाँ पे हमने अपने मन से एन बी इंटरसेक्शन ए एंड एन ए इंटरसेक्शन बी, इसे एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ए माइनस बी तो हमारा ये वाला पोर्शन है डायग्राम में, और ये है ए इंटरसेक्शन बी बीच वाला। तो इसके एलिमेंट ए माइनस बी के एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो पूरा का पूरा ए के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ ए के एलिमेंट्स के बराबर आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है कि इन दोनों पोर्शन को नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस बी एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इनको जब मिला देंगे तो एन ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम से ये क्लियर है। उसी तरीके से एन बी माइनस ए यहाँ पे समझिए ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वल हो जाएगा एन ए के। और उसी तरीके से एन बी माइनस ए और एन बी इंटरसेक्शन ए, फिगर में आइए, ये हमारा बी माइनस ए सेट, ये वाला पूरा। तो बी माइनस ए में जो एलिमेंट्स हैं और ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बी में जितने एलिमेंट है उसके बराबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी के। और एक ये वाला जो बच गया उसको ऐसे लिख दिया गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये फॉर्मूला हमें मिल गया, वेरीफाई हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला वेरीफाई हो गया। क्या हो गया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला वेरीफाई हो गया। इसीलिए ये वाला जो चीज़ है कि ये तीनों सेट डिसजॉइंट होते हैं, ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम तीन सेट के लिए। जब सेट तीन हो, इफ़ ए बी सी और फाइनाइट सेट, देन ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, एन ए होगा प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, इसको हटाया गया है फिर लास्ट में जोड़ा गया है। इसे वेन डायग्राम से ही समझ सकते हैं। ये हमारा सेट है ए, ये बी है, ये सी है। ए की जब बात करें तो ये पूरा का पूरा ये सर्कल ए है। ठीक है, उसी तरीके से ये बी की बात करें तो ये पूरा सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन आ जा रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये भी बी का पार्ट है। उसी तरीके से सी का जो एलिमेंट्स है वो इस सर्कल के द्वारा दर्शाया गया है, इसमें भी कुछ कॉमन आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी में पूरा, मतलब इसमें पूरा में हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट जानना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए को जोड़ेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी को जोड़ेंगे। ए और बी को जब जोड़े ना तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दो बार जुट गया। एक बार ए को जोड़े तो साथ में ये वाला आ गया, बी का जब जोड़े तब फिर से ये आ गया, सी का जोड़े तब ये वाला आ गया बी के साथ और ए के साथ भी आ गया। तो हम क्या करेंगे कि एक बार ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उससे माइनस करेंगे। ठीक है, ए और बी का जब हम जोड़ दिए एन ए प्लस एन बी, तो ए इंटरसेक्शन भी दो बार जुट गया, इसीलिए एक बार उसे माइनस करेंगे यहाँ पे, यानी कि माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी किया गया है। अब क्योंकि एन सी को जब जोड़ा गया है तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, बी और सी, ये वाला बी और सी का जो पोर्शन है वो दो बार जुट गया, एक बार बी के साथ जुट गया और एक बार सी के साथ जुट गया। तो इसीलिए बी इंटरसेक्शन सी
का भी माइनस किया जाता है, एन बी इंटरसेक्शन सी। और उसी तरीके से ये वाला भी 2 बार आया है तो इसको भी माइनस करेंगे। लेकिन 3 बार जब इनको माइनस करेंगे तो ये जो बीच में जो पोर्शन है ना, ये होना चाहिए। तो ये 3 बार जब आप निकालें तो वो भी हट गया, इसलिए एक बार उसे जोड़ा जाता है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट, यानी क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई दिया गया है 50। एक्स हैज़ 20, एक्स में कितने हैं 28, वाई में कितने हैं 32। हमें एक्स इंटरसेक्शन वाई में बताने हैं। फॉर्मूला आपको याद है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स यूनियन वाई में दिया गया है 50 है, ठीक है। एन एक्स कितना है 28 है, एन वाई कितना है 32 है। हमें ये वाला निकालना है। 28 प्लस 32 क्या हो जाएगा 60, माइनस 50 इधर चला जाएगा, ये बचेगा 10। तो ये जो बीच वाला है ये आ गया हमारा कितना 10 आ गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 24। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि दोनों में से एटलीस्ट वन है ना। ये यूनियन की बात कर रहा है। हम क्या करते हैं, एम मान लेते हैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। एम रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिक्स, ठीक है। पी रिप्रेजेंट करेगा फिजिक्स के। तो एन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम नहीं दिया गया है, एम यूनियन पी दिया गया है, ठीक है। दोनों में से एटलीस्ट एक को अगर कोई पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स और फिजिक्स तो उसका संख्या दिया गया है। 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिर दिया गया है ऑफ दीज 12 टीचर मैथमेटिक्स एंड 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि एन एम क्या है 12, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और 4 ऐसे टीचर हैं जो कि फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्शन की बात कर रहा है ये। एम इंटरसेक्शन पी ये क्या है 4 है। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो हमें बताना है फिजिक्स कितने पढ़ा रहे हैं। यूनियन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यूनियन का दिया गया है 20 टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, 12 टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। एनपी हमें निकालना है और 4 ऐसे टीचर हैं जो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, यानी दोनों ही पढ़ाते हैं। 4 हमें निकालना है एनपी। 20 माइनस ये 8, 12 टीचर ऐसे आए जो कि सिर्फ नहीं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स के अलावे वो मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं।
एग्जाम्पल 25 को देखिए। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। 35 स्टूडेंट हैं क्लास में, उसमें से 24 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं एंड 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, यानी कि हर एक बच्चा कम से कम एक गेम तो खेलता ही है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो दोनों में से कुछ भी नहीं खेल रहा है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये पूछा गया, यानी कि इंटरसेक्शन वाला बात कर रहा है। सबसे पहले जो 35 स्टूडेंट हैं ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें जो संख्याएं हैं ना उसकी बात कर रहा है। टोटल 35। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट वाले को हम ऐसे डिनोट करते हैं 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल को एफ से डिनोट करते हैं, ये 16 है। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, यानी कि इंटरसेक्शन 5 नहीं है, कम से कम एक गेम तो खेल ही रहा है। ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ये यूनियन होगा, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, है ना। इसमें टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 35 है, और क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कुछ भी ना खेलता हो, एटलीस्ट एक गेम तो खेलता ही है, यानी कि सारे बच्चे यानी 35 स्टूडेंट हैं वो खेल ही रहे हैं कोई ना कोई गेम। इसीलिए ये क्या होगा, ये क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या के बराबर होगा, यानी कि यूनियन वाला पोर्शन में ये आएगा, है ना। क्रिकेट एंड फुटबॉल में जितने बच्चे हैं सबका मिला जुला। तो हमें निकालना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि इंटरसेक्शन, ये हमें निकालना है। आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। सी यूनियन एफ ये दिया गया है 35 है, एन सी दिया गया है 24, ये दिया गया है 16 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ये निकालना है। चौबीस प्लस 16 क्या हो जाएगा, 20 30 40 माइनस 35, ये 5 आ गया आंसर। एग्जाम्पल 26 देखिए। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस ये से डिनोट कर दे रहे हैं। 100 ऐसे बच्चे हैं जो एप्पल जूस पीते हैं। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस पीने वाले कितने हैं, 150। 15 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। एप्पल इंटरसेक्शन दोनों पी रहा है ना, एज वेल एज यानी कि दोनों, ए इंटरसेक्शन ओ कितना है 75। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो हमें निकालना क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो ना ही एप्पल जूस पी रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं, यानी कि ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा और यूनियन बी का कंप्लीमेंट। नहीं, यूनियन नहीं होगा, इंटरसेक्शन, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, है ना, यही मतलब है ना। जो
एप्पल का भी जूस नहीं पी रहे हैं और ऑरेंज का भी जूस नहीं पी रहे हैं, तो ए का कम्प्लीमेंट यानी वैसे स्टूडेंट आ जाएंगे कम्प्लीमेंट में जो एप्पल जूस नहीं पी रहे हैं, ये निकाल लेंगे। बी कम्प्लीमेंट, ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो कि बी नहीं ओ कम्प्लीमेंट, ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो ऑरेंज का जूस नहीं पी रहे हैं। फिर इनका इंटरसेक्शन जब लेंगे ना, तो ऐसे स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि इन दोनों में से कुछ भी नहीं पी रहे हैं। ठीक है। इन ए सर्वे 400 स्टूडेंट, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें संख्या जो है 400 है। स्कूल में पूरा बच्चों का संख्या 400 दिया गया है एक सर्वे में जो शामिल होते हैं। तो जब हम ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे उसमें बच्चों की संख्या, तो क्या होगा, एन यू माइनस एन ए, ये होगा 400 में 100। फिर ओ का कम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो एन यू माइनस एन ओ करेंगे, 400 में 150, तो बच जाएगा 250। 250 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑरेंज का जूस नहीं पीते हैं। अब हम निकालेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन ओ डैश, तो क्या हो जाएगा, एन ए डैश प्लस एन ओ डैश माइनस एन ए डैश यूनियन ओ डैश। ये सेम फॉर्मूला है, बेसिकली यूनियन के लिए निकाला जाता है। उसमें क्या होता है कि ये लेफ़्ट आ जाएगा, ये वाला राइट में चला जाएगा, तो फॉर्मूला सेम ही होगा। मैंने इंटरसेक्शन के लिए निकाल दिया है, मतलब इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन राइट में होता है उसको लेफ़्ट में लेकर के आ गए। तो एन ए डैश यानी कि एन ए का कम्प्लीमेंट ये हम निकाल चुके हैं, अभी देखें ये कितना आया, 300 आया। ओ का कम्प्लीमेंट में स्टूडेंट की संख्या कितना है, 250 है। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं। क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ओ का कम्प्लीमेंट है ना, डिमॉर्गन्स लॉ यही कहता है ना कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट यूनियन ओ कम्प्लीमेंट है, मैंने उसको ऐसे लिख दिया है, ए इंटरसेक्शन ओ का कम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ओ का जब कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बेसिकली एन यू में ये वाला हट जाएगा। एन यू क्या है, 400 है। ए इंटरसेक्शन ओ क्या है, 75 है। 10 में 5 5, 9 में 7 2, 325 आ गया। इसको यहाँ पे रख देंगे। एन ए हो गया, एन ए डैश 300 प्लस 250 माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ डैश, ये आ गया 325 माइनस 25 प्लस 250, 225, ये आ जाएगा हमारा आंसर। फिर है एग्जाम्पल 27, देर आर 200 इंडिविजुअल विथ स्किन डिजॉर्डर, 120 had been exposed to the chemical C1, 52 chemical C2,
and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed to। फिर 3 पार्ट में दिए गए हैं अलग अलग क्वेश्चन, उसके निकालने सॉल्यूशन। 120 ऐसे लोग हैं जो एक्सपोज हुए हैं केमिकल C1 से। नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज्ड विथ केमिकल C1 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 120। सेम चीज़ C2 के लिए कितने हैं 50। उसके बाद C1 और C2 दोनों के लिए कितने हैं 30। तो हमें निकालना है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। हमें ये निकालना है C1 माइनस C2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन में कितने हैं C1 यूनियन C2 में कितने हैं। NC1 हो जाएगा प्लस NC2 हो जाएगा माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। C1 में कितने हैं 120। C2 से कितने एक्सपोज हुए हैं 50। C1 और C2 दोनों से होने वाले 30। 20 140 ये आ जाएगा, जिसमें C1 और C2 दोनों से ही एक्सपोज होने वाले पर्सन का नंबर है। अब हम आते हैं NC1 माइनस C2 पे। वेन डायग्राम से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये C1 ये C2। तो ये वाला जो पोर्शन है ये होगा हमारा C1 माइनस C2, यानी कि C1 से C2 के एलिमेंट्स हटा देने के बाद जो बचा वो कहलाएगा C1 माइनस C2। अब अगर इसमें ये वाला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ये मिला दें तब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा C1 बन जाएगा। सेंस C इक्वल टू C1 माइनस C2 यूनियन C1 इंटरसेक्शन C2 ये होता है। तो जब NC हम निकालेंगे तो ये होगा क्योंकि हमारा जो C है वो इन दोनों से मिलकर बना है। ये दोनों डिसजॉइंट है ना, इनके बीच कॉमन कुछ नहीं, ये अलग है ये अलग है। और जहाँ पे डिसजॉइंट होता है दो सेट उसका इंटरसेक्शन वो एम्प्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है NC1 माइनस C2। NC1 माइनस C2 NC NC माइनस NC1 माइनस C2। NC में कितने हैं C1 होगा ये। तो C1 में है कितने, C1 में है 120 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 में कितने हैं 30। ये हो जाएगा 90 हमारा आंसर पहला पार्ट का। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1।
यानी कि NC2 माइनस C1 ये निकालना है। तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा C2 माइनस C1। इसमें अगर आप इसको मिला दें C1 इंटरसेक्शन C2 तो ये पूरा का पूरा C2 बन जाएगा। सेंस C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 यूनियन C1 इंटरसेक्शन C2, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो C2 के बराबर आ जाएगा। तो NC2 इक्वल टू NC2 माइनस C1 प्लस NC1 इंटरसेक्शन C2। C2 में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जो एक्सपोज हुए हैं C2 से? 50 हुए हैं, 50। C2 माइनस C1 में कितने होंगे ये हमें निकालना है, प्लस C1 इंटरसेक्शन C2 ये दिया गया है 30। तो C2 माइनस C1 में नंबर ऑफ पर्सन निकालना है जो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें 50 माइनस 30, ये बचेगा 20। ये दूसरा पार्ट इसका हो गया। फिर तीसरा में क्या कह रहा है, केमिकल C1 और केमिकल C2 यानी कि यूनियन की बात कर रहे हैं। NC1 यूनियन C2 ये तो हम निकाल ही चुके हैं, पहले तो यही निकाला था हमने। NC1 यूनियन C2 कहाँ पे था, यहाँ पे 140, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैप्टर बस ख़त्म ही होने वाला है, उसके बाद हम रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।